Hello, good morning, good afternoon, good evening, as per the time that you are watching the video. So, additions that have taken place in the corporate funding and listing in stock exchange wala paper of CS Professional Module 3, paper 7. देखिए, एडिशन इन कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस मॉड्यूल 3 पेपर 7 अपने जो है उसको बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाला गया है और इंस्टीट्यूट के साइट पर भी अवेलेबल है। लगभग अप्रॉक्स 15 to 17 पेजेस है। विल बी वेरी क्विक, but at the same time I'll make sure that you understand every provision that I teach in this video. चैप्टर वाइज है, जो भी अमेंडमेंट्स है वो सब चैप्टर वाइज यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है, एक एक करके अपने पिकअप कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 जो है इंडियन इक्विटी, दैट इज पब्लिक फंडिंग। चैप्टर 1 इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग। अब यहां पर जो ये पोर्शन है, कुछ कुछ पोर्शन अमेंडमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी अपना क्लास में डिस्कस्ड है। बैकग्राउंड जो इंस्टीट्यूट के मैट में नहीं था वो इंस्टीट्यूट ने डाला है, ठीक है। जैसे यहां पर सेबी कैसे जन्म लिया वो लिखा हुआ, तो वो तो अपने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखे हैं कि सेबी का जन्म कैसे हुआ था, और ये एग्जाम ओरिएंटेड भी नहीं है। अब जैसे अगर आईसीडीआर आपको याद हो, तो आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 जो आया था वो किसके रिकमेंडेशन पर आया था? आंसर इज प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी, पीएमएसी, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी। तो ये सब तो ऑलरेडी अपने जो है चेयरमैन का नाम के साथ ऑलरेडी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में सीख रखे हैं, तो आपको भी ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पर जैसे इंस्टीट्यूट ने बताया आईपीओ क्या है, तो ये अमेंडमेंट थोड़ी ना है। आईपीओ क्या है, राइट इशू क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, दिस वी ऑलरेडी कवर्ड इन आवर क्लासेस। सो यहां पर लिखा है डेफिनेशन ऑफ आईपीओ, यहां लिखा है डेफिनेशन ऑफ राइट इशू। बोला राइट इशू क्या होता है? इट्स अ इशू ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी बाय कंपनी ओनली टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ऑब्वियस बात है। रिकॉर्ड डेट एट अ प्री डिटरमाइंड रेशियो 1:2 व्हाटएवर। मान लो 1 लाख के ऊपर अगर हम 50,000 का राइट्स ला रहे हैं, तो 50,000 का राइट्स किसके लिए ला रहे हैं? 1 लाख के लिए, तो 1:2 का रेशियो हो गया। तो राइट इशू क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? हे भगवान, भर भर के ये सब हम लोग सीख रखे हैं। इंस्टीट्यूट के मैट में नहीं था, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर एक्स्ट्रा डाला है, बट क्या हमने नहीं पढ़ रखा है? आंसर इज हमने बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है ये सब चीज। अगेन यहां पर भी सेम चीज, आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, ये रेगुलेशन 6, सब रेगुलेशन 1, सब रेगुलेशन 2 ऑलरेडी अपने क्लासेस में अपने चर्चा कर रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ अमेंडमेंट नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि आईपीओ का अगर कंडीशन, 4 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो भी क्या इशूअर आईपीओ ला सकता है? हाँ ला सकता है, ला सकता है। कैसे? एंटायर इशू should be made through book building and at least 75% of the net offer should be allotted to QIBs। कुछ याद आ रहा है? तो ये सब ऑलरेडी अपने पढ़ रखे हैं, कोई अमेंडमेंट नहीं है यहां पर। ऑलरेडी जितना भी अमेंडमेंट था अपने ऑलरेडी क्लास में कवर कर रखे हैं। अब अमेंडमेंट यहां ये वाला देखिए, इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग ही चल रहा है अभी। कुछ टाइमलाइंस जो है उसमें रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है। रिलैक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइमलाइंस, वही कोविड के चक्कर में, कोरोना वायरस के चक्कर में, जब पूरा कंट्री में ही लॉकडाउन था, तो ये बेचारे डीपी लोग क्या लॉकडाउन में काम करते क्या? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, इशूअर, जो केवाईसी के रजिस्ट्रेशन एजेंसीज हैं, जिसको हम लोग केआरए बोलते हैं, केआरए मतलब केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज, स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है, इनको कुछ रिलैक्सेशन मिला कंप्लायंसेस करने का। वो रिलैक्सेशन इनको क्या मिला देखो, सेबी ने सर्कुलर निकाला था 16 अप्रैल 2020 को, एंड सेबी हैज प्रोवाइडेड सर्टेन रिलैक्सेशन इन द टाइमलाइंस ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, रजिस्टर ट्रांसफर एजेंट, वही जो ऊपर में हमने नाम पढ़ा, डीपी, आरटीए, इशूअर, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज एंड स्टॉक ब्रोकर्स। इनको क्या बोला गया भाई कि देखो भाई 23 मार्च से लेकर के 17 मई पूरा कंट्री लॉकडाउन था, तो जो भी तुम लोग को कंप्लायंसेस करना था, जो भी टाइम लिमिट था कंप्लायंसेस करने का, 23 मार्च से लेकर के 17 मई के जो नंबर ऑफ डेज हैं वो काउंट नहीं होंगे। अगर तुमको कोई चीज का कंप्लायंस 60 डेज में करना था, तो 60 डेज के अंदर 23 मार्च से लेकर के 17 में काउंट नहीं होगा। टाइम पीरियड बिटवीन 23 मार्च एंड 17 में वुड नाउ बी एक्सक्लूडेड, मतलब नॉट काउंटेड व्हाइल कंप्यूटिंग द टाइमलाइंस फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी। इन लोग क्या क्या एक्टिविटी करेगा? डीमैट अकाउंट को प्रोसेस करना, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, देखो, प्रोसेसिंग डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, अपलोडिंग केवाईसी मतलब डॉक्यूमेंट्स, ठीक है,
और इन लोग को और 15 दिन का और ग्रांट दिया कि भाई आप लोग अपना पुराना बैकलॉग जो है वो क्लियर कर लो। 17 मई से लेकर के 15 दिन के अंदर आप लोग पुराना बैकलॉग क्लियर कर लो। तो क्या एग्जाम ओरिएंटेड है? मे बी पूछ सकता है कि भाई कोविड का क्या इन लोग को टाइमलाइन का कंप्लायंसेस में क्या रिलैक्सेशन मिला, तो आपको ये लिख देना है कि जितने भी, बहुत सिंपल प्रोविजन है, बहुत सिंपल प्रोविजन है दोस्तों, लेट लुटा करके मत देखा करो। और जितने बच्चे सोचते हैं ना बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी क्या यार, अभी तो मन ही नहीं कर रहा है, बाद में देख लेंगे, तो फिर वो बात पता नहीं कब आएगा, फिर वीडियो ही ढूंढते रहोगे लास्ट में। देख करके जैसे जैसे वीडियो डाला जा रहा है देख करके सल्टाओ ना भाई। आप लोगों के लिए ऑलरेडी, सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी मैंने जो है वीडियोस डाल रखा है भाई, उसको देखो जाकर के। चलो देखो अभी, अब जैसे कल ही सेबी टेक ओवर कोड का 4 अमेंडमेंट था, मुश्किल से 10 मिनट का था, तो 10 मिनट ऐसे निकाल करके देख लोगे तो 4 अमेंडमेंट याद हो जाएगा। तो प्लीज साथ साथ जो है वो करके आप सल्टाते चलो प्लीज। वैसे गवर्नेंस पेपर का लगभग 35 से 40 मिनट का वीडियो था, क्लास में यहीं पर याद करवा दिया गया था, उसको ऐसे देख देख करके सल्टाते जाओ भाई। चलो अभी आओ, तो इन लोगों को क्या बोला गया कि भाई आप अगर रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट है, आप केवाईसी के एजेंट है, तो रेशा ट्रांसफर एजेंट हो गया, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज हो गया, स्टॉक ब्रोकर्स हो गया, ठीक है। इन लोग को कंप्लायंसेस के लिए क्या बोला गया कि भाई 17 मई तक, 23 मार्च से लेकर के 17 मई तक आपका कंप्लायंसेस का जो टाइम लिमिट है वो काउंट नहीं होगा, और 15 दिन इन लोग को और दिया गया अपना बैकलॉग क्लियर करने के लिए 17 मई से, बस। ठीक है, कौन कौन सा कंप्लायंस का टाइम लिमिट काउंट नहीं होगा? डीमैट वाला एंड अपलोडिंग केवाईसी फॉर्म्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अब एसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ये हम लोग भर भर के आईसीटीआर के अंदर पढ़ रखे हैं। अब यूपीआई क्या होता है, ये लो, यूपीआई क्या होता है, ये तो बच्चे करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, हो सकता है आपको फुल फॉर्म नहीं पता हो। यूपीआई यूपीआई तो सुना है, करते भी हैं, इंटरबैंक ट्रांसफर हो जाता है आपस में, ठीक है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, मोबाइल पर ही होता है। क्या होता कैसे? इंटर बैंक ट्रांसफर बिटवीन टू पर्सन बैंक अकाउंट, इंटर बैंक ट्रांसफर हो जाता है बिटवीन टू पर्सन बैंक अकाउंट, मतलब आप रुपया का लेन देन कर सकते हैं तुरंत तुरंत अमंग द बैंक्स इन इंडिया। इसको गवर्न कौन करता है? आरबीआई का कौन सा एजेंसी? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डेवलप्ड यूपीआई एंड इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, अब सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था 2018 में, जिसमें यूपीआई का बात किया गया था कि फेज्ड मैनर में यूपीआई एक ऑल्टरनेट ऑप्शन मिल जाएगा रिटेल इन्वेस्टर को आईपीओ में रुपया लगाने का। रिटेल इन्वेस्टर पता ना आईपीओ में 2 लाख रुपया तक लगा सकता है, तो वो कैसे लगाता है? अभी एसबा, एसबा के थ्रू, बट यूपीआई फेज्ड मैनर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि आईपीओ में आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं इफ यू आर अ रिटेल इन्वेस्टर। सो to introduce UPI in phased manner as an alternate option for retail investor up to 2 lakh as a substitute of ASBA to invest in IPO स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2019। एसबा तो रहेगा ही, ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रहेगा। अभी आईपीओ में कैसे लगाते हो भाई? एसबा के थ्रू ना, तो एसबा तो रहेगा ही, एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रहेगा रिटेल इन्वेस्टरों के लिए यूपीआई। The objective was eventually to cut the time consumed in listing of the company post closure of IPO। लिस्टिंग जो होता है ना आईपीओ का, वो कितना दिन में होता है? T+6 वर्किंग डेज में होता है। पर्पस था कि फटाफट हो, जैसे ही आपका इशू क्लोज हुआ वहां से 6 वर्किंग डेज की जगह 3 वर्किंग डेज में लिस्टिंग हो जाए। ये देखो, so post closure of IPO from 6 working days to 3 working days। अभी लिस्टिंग T+6 में होता है, हम लोग का टारगेट था लिस्टिंग T+3 में करने का। बढ़ रहे हैं आगे। अभी तक फेज 3 इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, फेज मैनर में आएगा। फेज 3 इंप्लीमेंट जब हो जाएगा तो लिस्टिंग भी T+6 करेगा, T+3 वर्किंग डेज में हो जाएगा। एसबा क्या होता है वो सबको पता है, लेकिन ये आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन फॉर राइट इशू आएगा ना, राइट इशू में तो प्रमोटर लोग ही पार्टिसिपेट करता है ना, कर सकता है ना, तो एप्लीकेशन फॉर राइट इशू शैल बी मेड ओनली थ्रू एसबा फैसिलिटी। द इशूअर शैल प्रोवाइड द प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो इशूअर का प्रमोटर कंट्रीब्यूशन रहेगा इन केस ऑफ राइट इशू थ्रू एसबा। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पता ना कितना होना चाहिए? मिनिमम एटलीस्ट 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। पता ही है सर, ये सब हम लोग को रिवीजन चल रहा है।
तो इस तरीके से ये सब वीडियोस देख लोगे ना तो क्या है ना, पढ़ने का मन कर जाएगा। अब आ जाओ भाई, कुछ एडिशनल रिलैक्सेशन सेबी ने दिया था एलओडीआर में कोविड के चक्कर में। देखो भाई 17 अप्रैल, डेट्स वगैरह याद करने का दरकार नहीं है। देखो पहले एलओडीआर रेगुलेशन 29 में आपने सीख रखा था कि अगर कंपनी बोर्ड मीटिंग करने वाला है फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करने के लिए तो 5 दिन पहले बताना पड़ता है। अभी यार कोविड का चक्कर में काय का 5 दिन पहले बताएंगे? बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए, उसके 2 दिन पहले बता दोगे तो भी चलेगा। तो पहले 5 दिन पहले बताना पड़ता था कि हम लोग बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं टू डिस्कस द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अभी बोर्ड मीटिंग के कम से कम 2 दिन पहले भी बता दोगे सभी को तो चलेगा स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, तो पहले स्टॉक एक्सचेंज को 5 दिन पहले बताते थे, अब 2 दिन पहले बताओगे। मिनिमम प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंजेस अंडर रेगुलेशन 29 ऑफ एलओडीआर, पहले मिनिमम 5 दिन पहले आपको बताना पड़ता था। अच्छा यहाँ वर्किंग डेज नहीं है, हाँ कैसा भी 5 days फॉर अ बोर्ड मीटिंग। कैसा बोर्ड मीटिंग? वेयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर टू बी कंसीडर्ड हैज नाउ बीन रिड्यूस्ड टू 2 days वेदर और नॉट वर्किंग डेज फॉर बोर्ड मीटिंग। कब तक? 31 जुलाई 2020 तक। ये देखो डिले बाय लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी देरी कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज को ये बताने में कि भाई लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का मेरे पास रिक्वेस्ट आया है, ठीक है, लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का इंफॉर्मेशन है। क्या होता है लिस्टेड कंपनी के पास अगर कोई शेयर होल्डर कंप्लेन करते हैं ना उसका शेयर सर्टिफिकेट चोरी हो गया है, तो ये बात हम लोग को स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता था। ठीक है, 2 दिन के अंदर बताना पड़ता था। मान लो डिले हो गया, मान लो आपने मेरे कंपनी को आकर के बताया लिस्टेड कंपनी को कि स्टॉक कि आपका वो शेयर सर्टिफिकेट जो है वो खो गया है, तो मेरे को 2 दिन के अंदर बताना था स्टॉक एक्सचेंज को। मान लो उसमें डिले हो गया, पिनल प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा कोविड के चक्कर में, वुड नॉट अट्रैक्ट स्पेसिफाइड पिनल प्रोविजंस। ठीक है, कब से कब तक? 1 मार्च से लेकर के 31 में, क्योंकि उस समय कोविड जो है अपने चरम सीमा पर था और लॉकडाउन का स्थिति था। कोई भी फाइलिंग को ऑथेंटिकेट करने के लिए फिजिकल सिग्नेचर के जगह आप डीएससी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आप फाइलिंग करते हो स्टॉक एक्सचेंज में साइन करते थे ना, आप डीएससी यूज करके कर सकते हो 30 जून तक। ऑब्वियस सा बात है, हम लोग जब ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब पास हो चुका है, तो एक बार खाली मेरे साथ साथ ही बस ये देख लो। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड क्या था? एग्जाम ओरिएंटेड अभी तक हमने जो पढ़ाई किया ये सब तो ऑलरेडी आपका क्लास में कवर था। एग्जाम ओरिएंटेड आप ये वाला पॉइंट बोल सकते हो, जो मैं डबल टिक कर दूंगा समझ जाना वो एग्जाम ओरिएंटेड है। उसके अलावा आप ये वाला पॉइंट बोल सकते हो। उसके बाद ये सब कोविड से रिलेटेड टेम्पररी रिलैक्सेशन थे, आप मेरे साथ रीड करके बस इसको एक बार रख देना। जिन कंपनीज का एनसीडी या एनसीआरपी, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, या फिर एनसीआरपी क्या हो गया, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, लिस्टेड है। ठीक है, अगर आपका कंपनी का लिस्टेड एनसीडी या एनसीआरपी है तो आपको पता है ना हाफ ईयरली रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो रहता है वो आपको हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट आपको एडवर्टाइज करना पड़ता है न्यूज़पेपर में, मत करिएगा चाहिए। आप अपना हाफ ईयरली एंड एनुअल दोनों फाइनेंशियल रिजल्ट एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में मत करिएगा, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम publishing advertisement in newspaper relating to half yearly and annual financial results, regulation 52 sub regulation 8। कब तक? 15 में। और ये तो भाई, ये तो मैंने कंपनी लॉ में भी जो अमेंडमेंट था उसमें कवर किया था, टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज को अपना एजीएम 5 महीना में करना था। अरे भाई ये तो नियम ही है, टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज अपना एजीएम 5 महीना में करता है, कोविड के चक्कर में उनको 9 महीना बोल दिया गया। ठीक है, टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज जो है नॉर्मली 5 मंथ्स में होता था उन लोग का एजीएम, इस साल के लिए उन लोग कितना महीना में करेगा? 9 मंथ। तो 31 मई से 9 महीना क्या हो गया? 30 सितंबर 2020। ऑब्वियस सा बात है, ये सब बीत चुका है, जिसको जो करना था कर ही लिया। अब ये एग्जाम ओरिएंटेड है, इंट्रोडक्शन ऑफ डीमटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट। इसका कोविड से कोई रिलेशन नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ डीमटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट, आप लोग फाइनल के बच्चे हैं, आप लोग को इतना तो पता होना चाहिए कि मान लो
अगर 1 लाख इक्विटी शेयर्स के ऊपर 50,000 का राइट आया, 1 लाख के ऊपर 50,000 का राइट आया, तो समझ जाओ जिसके पास 2 इक्विटी शेयर है उसको एक राइट मिल रहा है ना। एक क्या मिल रहा है? राइट। एक शेयर नहीं मिल रहा है। 2 शेयर के ऊपर आपको एक शेयर नहीं मिल रहा है, अभी एक राइट मिल रहा है। राइट मतलब राइट टू परचेज 1 शेयर, राइट एंटाइटलमेंट है वो। अब आप खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं, इजंट इट? खरीदोगे तो शेयर मिलेगा, नहीं खरीदोगे तो थोड़ी ना शेयर मिलेगा। तो आपके पास ये जो ऑप्शन है खरीदने का शेयर, इसको बोलते हैं राइट एंटाइटलमेंट। दिस ऑप्शन इज कॉल्ड राइट एंटाइटलमेंट। वी ऑल नो that unless the articles otherwise provide this right entitlement can be renounced। आप बेच भी सकते हैं राइट एंटाइटलमेंट को। तो पहले दिक्कत आता था ना भाई बेचने में, आप कैसे बेचोगे? शेयर तो आप आराम से खरीदा बेची कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, राइट एंटाइटलमेंट का आप खरीदा बेची कैसे करोगे? फिजिकली जा करके किसी बायर को ढूंढोगे, बहुत मुश्किल था। इसलिए अब राइट एंटाइटलमेंट को भी डीमैट में आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। मतलब इसका भी ट्रेडिंग होगा सर? हाँ, राइट एंटाइटलमेंट का भी ट्रेडिंग होगा। जैसे आप शेयर खरीदा बेची करते हो, राइट एंटाइटलमेंट भी आप खरीदा और बेची कर सकते हो। अरे आप बेचेंगे तो कोई ना कोई तो खरीदेगा। ये देखो, अब इसका क्या क्या कंडीशन है, ध्यान से देखो। ये सारे कंडीशन है। जो ऑफर लेटर आपको जाएगा, ठीक है, इन द ऑफर लेटर एंड एवरेज ऑफर लेटर, छोटू ऑफर लेटर, इश्यूअर शैल डिस्क्लोज द प्रोसेस ऑफ, कि कैसे प्रोसेस पूरा डिस्क्लोज करेंगे, कैसे राइट एंटाइटलमेंट आपका डीमैट में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट ऑफ राइट एंटाइटलमेंट इन डीमैट अकाउंट एंड रिनाउंसिएशन देयरऑफ, और आप इसको कैसे रिनाउंस कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 मेरे साथ बोलो, इन द ऑफर लेटर और द एवरेज ऑफर लेटर, इश्यूअर शैल डिस्क्लोज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिटिंग द राइट एंटाइटलमेंट टू योर डीमैट अकाउंट एंड सब्सिक्वेंट रिनाउंसिएशन देयरऑफ। राइट एंटाइटलमेंट क्रेडिट किसके डीमैट अकाउंट में होगा? एलिजिबल शेयर होल्डर इन डीमैट फॉर्म। क्या बात है, क्या सिंपल सा बकवास सा पॉइंट है। आपको एक पॉइंट और मिल गया, राइट एंटाइटलमेंट शैल बी क्रेडिटेड इन डीमैट फॉर्म इन द डीमैट अकाउंट ऑफ द एलिजिबल शेयर होल्डर। राइट एंटाइटलमेंट शैल बी क्रेडिटेड इन डीमैट फॉर्म इन द डीमैट अकाउंट। डीमैट फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा एलिजिबल शेयर होल्डर के। In this process, right entitlement with a separate ISIN shall be credited। सर ये ISIN क्या होता है? इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक यूनिक नंबर होता है भाई, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू आइडेंटिफाई योर सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ये 12 डिजिट्स का होता है भाई, यूनिक है सबका, मतलब सारे सिक्योरिटीज का ये जो आईसिन रहेगा अलग अलग रहेगा। तो राइट एंटाइटलमेंट विथ आईसिन आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, बिफोर द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द इश्यू। ठीक है, बस यहीं तक। जो फिजिकल शेयर होल्डर्स हैं अगर, shall be required to provide the demat account detail for credit of right entitlement। आपके पास फिजिकल शेयर है तो आप अपना डीमैट अकाउंट इशूअर को दीजिए या मेरे रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट को दीजिए, रजिस्ट्रार टू इशू को दीजिए। तो आप इशूअर को, फिजिकल शेयर होल्डर सुन लो, तुम लोग का फिजिकल शेयर है, तुम लोग को राइट एंटाइटलमेंट जो है वो डीमैट में मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप जब अपना डीमैट अकाउंट का डिटेल इशूअर को या फिर मेरे रजिस्ट्रार टू इशू को बताएंगे। नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द इशू ऑफ क्लोजिंग डेट। ठीक है, इस समय के अंदर आपको बता देना है, नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज, नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द इशू ऑफ द क्लोजिंग डेट। मतलब जो इशू क्लोज हो रहा है उसके कम से कम 2 दिन पहले आपको बता देना है, उसके बाद नहीं, कम से कम 2 दिन पहले, उसके बाद नहीं। ठीक है, ताकि हम लोग क्या करें, इशू क्लोज होने के ठीक कम से कम 1 दिन पहले आपके डीमैट में क्रिएट कर दे आराम से। आप अपना डीमैट अकाउंट का डिटेल कब प्रोवाइड करेंगे फिजिकल शेयर होल्डर? अरे यार, इलेक्ट्रॉनिक शेयर होल्डर तुम लोग का तो डीमैट अकाउंट का डिटेल है मेरे पास, तुमको डीमैट अकाउंट का डिटेल नहीं मिला। फिजिकल शेयर होल्डर आप लोग प्लीज डीमैट अकाउंट का डिटेल दीजिए ताकि राइट एंटाइटलमेंट आप लोग का डीमैट अकाउंट में डाल दिया जाए। इशू क्लोज होने के कम से कम 2 दिन पहले दे दीजिएगा ताकि हम इशू क्लोज होने के 1 दिन पहले डीमैट में डाल दें। मतलब अगर 30 जून को इशू क्लोज हो रहा है तो आप कम से कम इसके 2 दिन पहले यानी 27 जून और अर्लियर को दे दीजिएगा ताकि हम 29 जून तक आपके अकाउंट में ये डाल दें। क्लियर है? तो 4 पॉइंट बताओ मेरे को फटाफट।
राइट इंटाइटलमेंट का 4 पॉइंट मेरे को बता दो, क्या सीखे हो? राइट इंटाइटलमेंट का ये जो 4 पॉइंट है, क्या सीखे हो बताओ? Offer letter or average offer letter will clearly state the process by which right entitlement will be credited in the demat account of the eligible shareholders. Point number 2, it shall be credited in demat form in the demat account of the eligible shareholder against the shares which they are holding on the record date. Point number 3 हम लोग सीखे कि आपको एक आईसिन मिलेगा, ठीक है, सेपरेट आईसिन यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज 12 डिजिट कोड। फिर चौथा पॉइंट क्या सीखे? फिजिकल शेयरहोल्डर विल हैव टू सबमिट द डीमैट अकाउंट डिटेल्स at not later than 2 days prior to the closure date of the issue so that the demat account can be credited with the right entitlement at least 1 day prior to the closure. फिर ऑब्वियस बात है, इट शैल बी ट्रेडेड ऑन सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होगा। T+2 इसका सेटलमेंट रहेगा जो कि सिमिलर इक्विटी शेयर्स का, ठीक है, बस इतना ही। Trading in right entitlement secondary market platform of stock exchange shall commence along with the opening of the issue. सिंपल है एकदम। अरे भाई, जिस दिन इशू चालू हो जाएगा उस दिन से ही राइट इंटाइटलमेंट का खरीदा बेची आप चालू कर सकते हैं और क्लोज कर दिया जाएगा 4 दिन पहले, राइट इशू के 4 दिन पहले, राइट इशू क्लोजर के 4 दिन पहले। क्यों राइट इशू क्लोजर के 4 दिन पहले? भाई जो राइट इंटाइटलमेंट तुम बेचा, सामने वाला खरीदा, वो तो क्या खरीदा, तुम क्या बेचा? राइट इंटाइटलमेंट। सामने वाला क्या खरीदा? राइट इंटाइटलमेंट। तो अब तो उसको राइट्स के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, शेयर के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। राइट्स मिल गया, अब शेयर के लिए भी तो अप्लाई करेगा, राइट शेयर के लिए भी तो अप्लाई करेगा। समझ रहे हो ना? तो अगर राइट शेयर का ही डेट चला गया तो राइट इंटाइटलमेंट क्या लेकर के क्या करेगा? तो राइट इंटाइटलमेंट खरीदा बेची जो करना है करो, लेकिन राइट इश्यू का क्लोजर डेट के 4 दिन पहले तक। समझ में आ गया सर? आपके पास जो राइट इंटाइटलमेंट है डीमैट मोड में, वो आप रिनाउंस कर सकते हैं बाय ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, या फिर आप ऑफ मार्केट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट पे नहीं, ऑफ मार्केट भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू डिपॉजिटरी मैकेनिज्म, जैसे बाद बाकी सिक्योरिटीज में होता है। बहुत सिंपल सा बात था। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट इंटाइटलमेंट से रिलेटेड। अब ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। देखो आईसीडीआर का प्रोविजंस में क्या अमेंडमेंट आया है, प्राइसिंग को लेकर के अमेंडमेंट आया है। आईसीडीआर का अमेंडमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइसिंग से रिलेटेड। प्राइसिंग इन प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स कंपनी हैविंग स्ट्रेस्ड एसेट्स, जिन कंपनीज का स्ट्रेस्ड एसेट्स है, मतलब समझ जाओ डिफॉल्ट वगैरह कर रखा है, या फिर रेटिंग जो इन लोग का खराब हो चुका है, डी हो चुका है, डी फॉर डिफॉल्ट, या तो डिफॉल्ट कर रखा है या फिर रेटिंग जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने डी दे दिया है, तो इन लोग का प्राइसिंग कैसा होगा प्रेफरेंशियल इशू का, ध्यान से समझना। देखो प्राइसिंग इन प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनीज हैविंग स्ट्रेस्ड एसेट रेगुलेशन 164A। दो रेगुलेशन पढ़ेंगे, 164A एंड 164B। 164B तो हम टेक ओवर कोड वाले क्लास में भी समझाए हैं आपको, नया है, अमेंडमेंट है। टेक ओवर कोड में भी जो अमेंडमेंट आया था उसमें 164 भी समझाया गया था। अभी 164A पहले देखते हैं। 164B में मैं आपको समझा दूंगा, यहां पर ध्यान लगाओ। पहले 164A देखते हैं। क्या है 164A? प्राइसिंग इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल इशू मेड बाय कंपनी हैविंग स्ट्रेस्ड एसेट। जिस लिस्टेड कंपनी में स्ट्रेस्ड एसेट हो चुका है, वो अगर प्रेफरेंशियल इशू लाएगा तो किस प्राइस पर लाएगा, ध्यान से समझो। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर, प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, जो प्रेफरेंशियल इशू में क्या देंगे हम लोग, इक्विटी शेयर देंगे ना। प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड पर्सन टू प्रेफरेंशियल इशू शैल नॉट बी लेस देन, जो अपने एवरेज पढ़ते हैं ना, वीकली एंड वीकली लो ऑफ द रिलेटेड इक्विटी शेयर्स कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। यहां पर ये जो एवरेज लेना है ना, ये 2 वीक्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट का एवरेज लेना है। शैल नॉट बी लेस, मतलब ये जो प्राइस रहेगा ना प्रेफरेंशियल इशू का, प्राइस मिनिमम कितना रहेगा, एवरेज ऑफ व्हाट, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज, वीकली हाई, एवरेज ऑफ वीकली high and low of the volume weighted average price of related equity shares quoted on RSE during 2 weeks preceding the relevant date। ठीक है, समझ में आ गया? जिन लोगों का पढ़ा हुआ है समझ जाओ। नॉर्मली हम लोग 26 सप्ताह लेते थे और 2 वीक्स विचेवर साल लेते थे, यहां खाली क्या लेना आपको, 2 वीक्स।
दूसरा कंडीशन, खाली इतना ही नहीं, ये तो प्राइसिंग का पहला कंडीशन हुआ कि आपको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का वीकली हाई वीकली लो का एवरेज लेना है 2 वीक्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। दूसरा कंडीशन, आप इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट नहीं कर सकते अनलेस द इश्यूअर मीट्स 2 of these 3 कंडीशंस। अब यहां देखो ये 3 तो कंडीशन है, ये 3 में से बोला कोई भी 2 सेटिस्फाई करना पड़ेगा तभी आप इस प्राइस पर प्रेफरेंशियल इशू कर सकेंगे। 3 में से कोई भी 2। पहला, इशूअर इशूअर हैज डिस्क्लोज ऑल द डिफॉल्ट्स। मैंने तो पहले ही बताया था स्ट्रेस्ड एसेट मतलब डिफॉल्ट्स है, तो इशूअर हैज डिस्क्लोज ऑल द डिफॉल्ट्स। क्या चीज का डिफॉल्ट भाई? इंटरेस्ट चुकाने का, प्रिंसिपल चुकाने का डिफॉल्ट। इशूअर हैज डिस्क्लोज ऑल द डिफॉल्ट रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल on loan from bank, FIs, systematically important NBFC, whether NBFCs are deposit taking or non-deposit taking. Systematically important non-deposit NBFC and systematically important deposit taking NBFCs. Okay. और listed और unlisted debt securities, कुछ भी अगर डिफॉल्ट वगैरह हुआ है listed unlisted debt securities वगैरह में, and such payment default is continuing for a period of 90 calendar days। डिफॉल्ट हुआ और कम से कम 90 दिन बीत चुका है, चुकाया नहीं है। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट एज पर आरबीआई, आरबीआई ने 2019 में एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट निकाला था, अगर इन्होंने वो कर रखा है, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ आरबीआई प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, तभी तो पता चलेगा ना भाई कि हाँ ये कंपनी के पास स्ट्रेस्ड एसेट है। क्रेडिट रेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उसका लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, क्रेडिट रेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बोरोइंग्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी हैज बीन डाउनग्रेडेड टू डी। तुम समझो बहुत ध्यान से, प्राइसिंग, क्या चीज का प्राइसिंग हो रहा है? कंपनी हैविंग स्ट्रेस्ड एसेट, तो सारे कंपनी बोलेंगे हाँ स्ट्रेस्ड एसेट स्ट्रेस्ड एसेट, ऐसा नहीं। प्राइसिंग क्या है? 2 हफ्ता वो क्लियर है। स्ट्रेस्ड एसेट कब माना जाएगा? जब 3 में से 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, या तो इश्यूअर खुद बोल रहा है हाँ भाई हम लोग डिफॉल्ट किए और इसने डिस्क्लोज भी कर रखा है हर जगह अपना डिफॉल्ट और 90 दिन से ज्यादा हो गया, या फिर इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट एज पर आरबीआई रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क, इसने एंटर किया रेजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट, आरबीआई फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, या फिर क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो चुका है डी। 3 में से कोई भी 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब माना जाएगा हाँ ये स्ट्रेस्ड एसेट वाला कंपनी है। इसके अलावा issuer company making preferential issue shall comply with the following conditions। वो तो प्राइसिंग वाला पार्ट हो गया। अब अगर आप स्ट्रेस्ड एसेट है, आप you are a listed company having stressed asset satisfying 2 of the 3 conditions which we have read earlier now, which we just read now, प्राइसिंग भी आपको वो मिल जा रहा है 2 हफ्ता वाला, और भी कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, दना दन दन ये सारे कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। सुनो अब क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा भाई। सबसे पहला बात तो प्रमोटर ग्रुप को आपको नहीं करना है ये इशू, ठीक है, प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड लोगों को आपको नहीं करना है। इसके अलावा और किस किस को नहीं करना है? सुनो, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है उसको प्रेफरेंशियल इशू नहीं करना है भाई, उसका तो खुद ही दिवाला निकला हुआ है, या फिर जो विलफुल डिफॉल्टर है या फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, प्रोमोटर ग्रुप को तो नहीं करना है। उसके अलावा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को नहीं करना है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और बताओ किसको नहीं करना है? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, विलफुल डिफॉल्टर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, भगोड़ा, विजय माल्या, नीरव मोदी, इन लोगों नहीं कर सकते भाई। पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, जो डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर बनने के लिए, उसको भी नहीं कर सकते आप। या फिर द पर्सन हु हैज बीन डीबार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट, आप उसको भी नहीं कर सकते। प्रेफरेंशियल इशू शैल बी मेड टू पर्सन not part of the promoter or promoter group, who is not a part of the promoter or promoter group as on the date of the board meeting जिस दिन preferential issue consider किया गया था। मान लो 12 तारीख को बोर्ड मीटिंग में preferential issue consider किया गया 12 जून को, तो 12 जून को जो इंसान प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप में थे उनको आप नहीं कर सकते preferential issue। और इसके अलावा it shall not be made to the following entities, इन लोग को भी नहीं कर सकते, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है एज पर आईबीसी, विलफुल डिफॉल्टर है,
disqualified to become director, undischarged insolvent, willful defaulter, disqualified to become director, debarred from trading in security market by SEBI. सर कोई पहले डिबार्ड था बहुत पहले, लेकिन जिस दिन 12 जून को आपका बोर्ड मीटिंग हुआ उस दिन वो डिबार्ड नहीं था, उसको कर सकते हो। वही ये चीज एक्सप्लेनेशन में लिखा है, जो पहले डिबार्ड था, जिस दिन प्रेफरेंशियल इशू कंसीडर करने का बोर्ड मीटिंग हुआ उस दिन डिबार्ड नहीं था, उसको कर सकते हो। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर को नहीं कर सकते। कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, रुक जाओ, कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ हाउ मेनी इयर्स? इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 इयर्स अंडर आईबीसी, आईबीसी के तहत उसको 2 साल का जेल हुआ, या फिर कम से कम 7 साल का जेल हुआ अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ, 2 साल अंडर आईबीसी या फिर 7 साल का जेल अंडर एनी लॉ। लेकिन सर जेल से छूट गया और 3 साल हो गया है तो 3 साल क्या 2 साल भी अगर हो गया तो अलाउ कर देंगे। Such restriction shall not be applicable to person after expiry period of 2 years from release of his imprisonment. जेल अगर गया ना 2 साल आईबीसी के अंदर या फिर 7 साल अंडर एनी अदर लॉ, तो ऐसे इंसान को हम लोग प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते हैं। बट अगर वो जेल से छूट चुका है और छूटे हुए 2 साल हो गए तब कर सकते हैं। जो कंपनी स्ट्रेस्ड एसेट वाला है, मतलब जो डिफॉल्ट किया, ठीक है, तो एक लोन प्रोवाइडर ने लोन प्रोवाइड किया था, मान लो मिस्टर एक्स ने लोन प्रोवाइड किया था मेरी कंपनी को, मिस्टर एक्स ने लोन प्रोवाइड किया था मेरी कंपनी को, मेरा कंपनी तो डिफॉल्ट कर दिया। अब मिस्टर एक्स को पता है मेरे कंपनी के लिए गारंटी जो है ना वाई दिया था। वाह, क्वेश्चन समझ में आया ना? मेरा कंपनी लोन किससे लिया? एक्स से। बट एक्स ने लोन मेरा कंपनी को पता है क्यों दिया था? क्योंकि एक बहुत ही नेक इंसान वाई ने उछल उछल करके मेरे कंपनी के लिए गारंटी दिया था एक्स को। ये वाई को भी हम लोग प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते। ये वाई गारंटर है, गारंटर, ठीक है, गारंटर ऑफ अ लेंडर whose amount has been defaulted by the company and the guarantee has been invoked but he has not paid. समझ में आ गया? person who gave a guarantee in favor of person who gave guarantee in favor of lender for the issuer and such guarantee has been invoked by the lender but remained unpaid. समझ में आ गया? तो बताओ भाई किन लोग को, बताओ फटाफट बताओ किन लोग को हम लोग प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते? प्रमोटर ग्रुप को तो नहीं कर सकते, उसके अलावा और 7 जन बताओ फटाफट, 7 जन बता दो मेरे को। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, willful defaulter, undischarged insolvent under IBC, willful defaulter, fugitive economic offender, person is disqualified to become director, person is debarred from securities market, imprisonment for at least 2 years under IBC or at least 7 years under any other law, but he will be allowed if the person has been released and 2 years have expired. एंड लास्ट वाला हम लोगों ने देखा कि जो गारंटर था, ठीक है, उसने अपना जो है गारंटी ऑनर नहीं किया है। अब ये प्रेफरेंशियल इशू के लिए रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा भाई। देखो ये वाला केस है ओआर का और एक केस आएगा एसआर का। सुनो कब ओआर कब एसआर। देखो वोट्स कास्ट बाय द शेयर होल्डर इन द पब्लिक कैटेगरी, मतलब प्रमोटर लोग का वोट वगैरह काउंट नहीं होगा। वोट्स कास्ट बाय शेयर होल्डर इन द पब्लिक कैटेगरी इन फेवर ऑफ द प्रपोजल, कि हाँ प्रेफरेंशियल इशू होना चाहिए इस प्राइस पे। votes cast by the shareholder in public category in favor of the proposal shall be more than the number of votes cast against it, मतलब simple ordinary resolution। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें उन लोग को वोट नहीं करने मिलेगा जो खुद ही प्रपोज अलॉटी है प्रेफरेंशियल इशू का। मतलब प्रेफरेंशियल इशू अगर हम लोग करने वाले हैं से फॉर एग्जांपल सोहन को, तो सोहन को वोट नहीं करने मिलेगा। प्रपोज अलॉटी इन प्रेफरेंशियल इशू, ठीक है, अगर वो भी हम लोग का ऑलरेडी शेयर होल्डर है, वो फिर यहां पर वोट नहीं करेगा। क्लियर है सर? बहुत सिंपल था, प्रपोजल अलॉटी वोट नहीं करेगा। एक बच्चा बोलेगा सर वो तो प्रपोजल अलॉटी है, अरे हो सकता है वो मेरे शेयर होल्डर भी हो रहे, तो वोट नहीं करेगा। तो सर शेयर होल्डर नहीं है तो फिर वोट कैसे करेगा? शेयर होल्डर ही नहीं है तो वोट कैसे करेगा? ठीक है सर, सॉरी, ठीक। अब एसआर कहां लगेगा? देखो यहां एसआर लगेगा जब आइडेंटिफाइबल प्रमोटर ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। द कंपनी डज नॉट हैव आइडेंटिफाइबल प्रमोटर, कंपनी में आइडेंटिफाइबल प्रमोटर ग्रुप नहीं है।
सर ऐसा होता है? हाँ, आईसीडीआर में पढ़ाए थे, बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे, जैसे एलएनटी, आईसीस बैंक। द रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड इफ वोट्स कास्ट इन फेवर आर एटलीस्ट, नॉट लेस, मतलब एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ द वोट्स अगेंस्ट इट। क्लियर है सर? फिर बड़ा सिंपल सिंपल सा बात लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या था पता नहीं, आंसर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन क्या था पता नहीं। अरे क्वेश्चन था प्रेफरेंशियल इशू बाय कंपनीज हैविंग स्ट्रेस्ड एसेट। पहले हम लोग प्राइसिंग के बारे में पढ़े, 2 हफ्ता वाला। फिर हम लोग 3 में से 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। डिफॉल्ट डिस्क्लोज करना, क्रेडिट रेटिंग डी हो जाना, ठीक है। और अच्छा, वो डिफॉल्ट डिस्क्लोज करना, क्रेडिट रेटिंग डी हो जाना, और डिफॉल्ट हुए कम से कितना दिन हो गया हो, 90 डेज कम से कम हो गया हो। और एक कंडीशन क्या था, आरबीआई का फ्रेमवर्क के अंदर उसने इंटरक्रेटर एग्रीमेंट कर दिया। 3 में से 2 कंडीशन। फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा सारा पॉइंट्स पढ़े प्रेफरेंशियल इशू का। पहले हम लोग पढ़े किस किस को नहीं कर सकता, प्रोमोटर ग्रुप को नहीं कर सकता। फिर हम लोग 7 जन का नाम याद किए, वो 7 जन को भी नहीं कर सकता। फिर हमने बात किया कि कहां ओआर लगेगा, कहां पर किस कंडीशन पे ओ लगेगा, और किस कंडीशन पर एसआर लगेगा। ठीक है। अब बड़ा सिंपल सिंपल पॉइंट है, जो प्रोसीड्स रहेगा ना प्रेफरेंशियल इशू का। अरे प्रेफरेंशियल इशू करके रुपया तो आएगा, वो रुपया से क्या करोगे? सर लोन चुका देंगे। हाँ चुका दो, लेकिन प्रमोटर ग्रुप को लोन मत चुकाना अगर बाकी हो तो। Proceeds of such preferential issue shall not be used for any repayment of loan taken from the promoter group company। क्लियर है? प्रमोटर लोग का लोन नहीं चुकाएंगे भाई गांव से पैसा लेकर के। क्लियर है सर? ऑल ओके? और जो भी यूज करोगे उसको डिस्क्लोज कर देना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में फॉर शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन। जो आप यूज करना चाहते हो, प्रपोज्ड यूज, उसको पहले से बता देना, रेजोल्यूशन जो ओवर एसआर पड़े उसके पहले। ठीक है। इसके अलावा इशुअर एक एजेंसी भी हायर करेगा जो मॉनिटर करेगा कि हमने प्रोसीड सही ढंग से यूज किया है कि नहीं। ठीक है। which is either PFI or scheduled commercial bank, not related party of the issuer। ये जो मॉनिटरिंग एजेंसी है, ये अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा क्वार्टरली बेसिस पर until at least 95% of the proceeds have been used। जो रुपया आया, मॉनिटरिंग एजेंसी देखेगा कि भाई ठीक से यूज हो रहा है कि नहीं, जो हमने बताया था वहीं पर यूज हो रहा है कि नहीं। और ये अपना क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट किया करेगा जब तक 95% ऑफ द प्रोसीड्स यूज नहीं हो जाता तब तक। और जो क्वार्टरली रिपोर्ट ये मॉनिटरिंग एजेंसी सबमिट करेगा ना, बीओडी मैनेजमेंट इसके ऊपर कमेंट प्रोवाइड करेगा। मॉनिटरिंग एजेंसी बोल रहे हैं यहां गड़बड़ हुआ है, तो बीओडी मैनेजमेंट कमेंट प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर। ठीक है। और इश्योर कंपनी क्या करेगा, 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर पब्लिक को भी ये रिपोर्ट देगा। पब्लिकली डिसेमिनेट, स्प्रेड, डिसेमिनेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट द रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी बाय अपलोडिंग ऑन द वेबसाइट एंड सबमिटिंग टू द स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर द इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड। ऑडिट कमिटी भी इसको मॉनिटर करेगा। जो भी प्रेफरेंशियल इशू का अलॉटमेंट रहेगा वो लॉक इन रहेगा 3 साल फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ ट्रेडिंग अप्रूवल। ध्यान रहे। हाँ, स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड ऑडिट कमिटी भी सारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि 164A सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं, फॉलो हुआ है कि नहीं। तो ये था पूरा का पूरा रेगुलेशन नंबर 164A। ये रेगुलेशन 164B जो है हमने टेकओवर कोड में भी कवर कर रखा था, हालांकि है आईसीडीआर का, बट टेकओवर कोड में इसका रेलेवेंस है इसलिए कवर करवाया था। फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं 164B में क्या है। 164B में यहां पर है कि अगर मान लो कंपनी स्ट्रेस्ड एसेट नहीं, कंपनी स्ट्रेस होने से बचना चाह रहा है, अभी स्ट्रेस हुआ नहीं है, ठीक है, तो कंपनी को फंड चाहिए, तो सबसे पहले तो वो फंड अपना प्रमोटर से मांगेगा। तो प्रमोटर अगर फंड देगा, मेरे प्यारे बच्चों, प्रमोटर अगर फंड देगा तो कंपनी प्रेफरेंशियल इशू करेगा इक्विटी शेयर का, तो कर सकता है, बट क्या प्राइस पर, किस प्राइस पर यह प्रेफरेंशियल इशू होगा। ठीक है। तो यहां पर 164B ला करके देखो, बोला गया कि एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो 12 वीक्स, 26 हफ्ता की जगह कितना आ गया, 12 वीक्स आ गया। ठीक है। तो पहले हम लोग 26 हफ्ता पढ़ते थे, 12 वीक्स। 2 हफ्ता अभी भी है भाई, 2 हफ्ता अभी भी है, 2 हफ्ता अभी भी है, 2 वीक्स अभी भी है, तो खाली 26 हफ्ता की जगह 12 हफ्ता। लॉक इन 3 साल हो तो सेम ही। और ये फैसिलिटी कब तक रहेगा, ये फैसिलिटी रहेगा भाई 31 दिसंबर तक। ठीक है। फैसिलिटी केवल 31 दिसंबर तक रहेगा, ध्यान में रहे।
ऐसा क्यों किया गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये टेकोर कोड में हम ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, वहां जाकर के आप देख लीजिए। चलो, नॉट नेसेसरीली प्रमोटर, वो अपने टेकोर कोड के रेफरेंस से पढ़े थे। तो प्रेफरेंशियल इशू का यहाँ पर जो प्राइसिंग रहेगा 31 दिसंबर तक, 26 सप्ताह करेगा, कितना लेना आपको, 12, 2 हफ्ता सेम है, लॉक इन पीरियड सेम है 3 साल, और ये फैसिलिटी 31 दिसंबर तक है। सेबी का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020 एग्जाम ओरिएंटेड अमेंडमेंट नहीं है। इसमें आया है एक नया क्लॉज, डी क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ स्पॉन्सर। डी क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, मतलब पहले आप स्पॉन्सर थे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पहले आप स्पॉन्सर थे, अब आप नहीं रहेंगे, इसको बोलते हैं डी क्लासिफिकेशन। मान लो पहले लिस्ट ऑफ स्पॉन्सर्स में मिस्टर ए का नाम था, अब मिस्टर ए का नाम हटाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डी क्लासिफिकेशन। तो इसका ये कंडीशन है कि डी क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ स्पॉन्सर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट whose units have been listed on stock exchange for a period of 3 years, जिसका यूनिट्स, आईआईटी का यूनिट कम से कम 3 साल लिस्टेड है, उसका डी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्सर हो सकता है, shall be permitted, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, shall be permitted upon receipt of application from IIT, subject to compliances with the following condition। फाइनली अब आंसर आ रहा है कि कब डी क्लासिफिकेशन हो सकता है भाई, यूनिट होल्डिंग ऑफ सच स्पॉन्सर एंड एसोसिएट्स टेकन टुगेदर डज नॉट एक्सीड 10%। अगर आपका नाम हटाना है स्पॉन्सर की लिस्ट से, तो आपका और आपके एसोसिएट का जो यूनिट होल्डिंग है मैक्सिमम 10%, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम है तो चलेगा, इट शुड नॉट एक्सीड 10%। इन्वेस्टमेंट मैनेजर आपके कंट्रोल में नहीं हो, उस स्पॉन्सर जिसका नाम डिक्लासिफाई करना है उसके कंट्रोल में इन्वेस्टमेंट मैनेजर ना हो, और यूनिट होल्डर लोग का अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा हम लोग को। ठीक है सर। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, नो पर्सन अदर देन द, नो पर्सन except, no person except sponsor their related parties and associates shall acquire units of infrastructure investment trust which taken together with units held by such person and by the person acting in concert exceeds 25% of the outstanding unit। बहुत सिंपल सा बात है, 25% से ज्यादा आउटस्टैंडिंग यूनिट केवल स्पॉन्सर लोगों का ही हो सकता है, उनके रिलेटेड पार्टी एसोसिएट पीएसी का हो सकता है, और किसी का नहीं हो सकता। अनलेस, चलो एक्सेप्शन आ गया, अप्रूवल फ्रॉम 75% ऑफ यूनिट होल्डर्स। यूनिट होल्डर कैसे, नंबर ऑफ यूनिट होल्डर नहीं, वैल्यू देखा जाएगा, 75% ऑफ यूनिट होल्डर बाय वैल्यू, ठीक है, उनसे अप्रूवल ले लिया जाए, इज ऑब्टेन्ड। ऑब्वियस है, पता है यूनिट होल्डर कौन सा, एक्सक्लूडिंग द यूनिट होल्डर्स हु आर पार्टीज टू दिस ट्रांजैक्शन। तो भाई 25% से ज्यादा स्पॉन्सर लोग ही होल्ड कर सकता है, चलो आपको स्पॉन्सर भी नहीं बनना फिर भी 25% से ज्यादा होल्ड करना है, तो यूनिट होल्डर लोग का 75% बाय वैल्यू अप्रूवल चाहिए। और अगर अप्रूवल वगैरह नहीं मिला तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी जो है वो डिसेंटिंग यूनिट होल्डर को देना पड़ेगा, तब आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा बात था, ठीक है, रिवाइंड करके देख लेना क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट बोला। फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, सर इसमें बालू रखेंगे क्या, नहीं, सेबी क्या कर रहा है ना, फिनटेक ला रहा है, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। सेबी अपने अंडर जो एंटिटीज है, ठीक है, जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वगैरह, इन लोग सब सेबी के अंडर रहता है, तो सेबी सारे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ब्रोकर्स, इन लोग को ये बोल रहा है, मर्चेंट बैंकर सबको ये बोल रहा है कि तुम लोग अपना फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का यूसेज को बढ़ाओ, भले पायलट प्रोजेक्ट्स पर बढ़ाओ लेकिन बढ़ाओ, और देखो उसका आउटकम क्या आ रहा है, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड सब कुछ जो है वो टेक्नोलॉजिकली बेस्ड होने वाला है। तो 5 जून, ये एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, मैंने डबल टिक कर रखा है भाई एग्जाम ओरिएंटेड वाला। सेबी 5 जून को इंट्रोड्यूस किया रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। अंडर दिस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एंटिटीज रेगुलेटेड बाय सेबी, यानी मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, ब्रोकर, डिपॉजिटरी shall be granted certain facilities and flexibilities to experiment with fintech financial technologies in live environment on limited set of real customers। limited set of real customer मतलब pilot project for limited time frame।
और ये फीचर बाद में जाकर के सॉलिडिफाई कर दिया जाएगा, फोर्टिफाई यानी फ्रीज कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा विद नेसेसरी सेफगार्ड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड रिस्क मिटिगेशन। मतलब टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेबी बिलीव दैट encouraging the adoption and usage of fintech can act as an instrument to further develop efficient, fair and transparent security market ecosystem। सेबी का तो यही पर्पस है, एफिशिएंट फेयर मार्केट बनाना। ठीक है, अब रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर सेबी ने क्या क्या बोला भाई? एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, देखो ये फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या निकाला है। एप्लीकेबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसके ऊपर ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अप्लाई करेगा, ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एप्लीकेशन कि आप सेबी के पास आकर के अप्लाई कर सकते हो ये सब इनोवेशन करने के लिए, अपने कस्टमर्स को गिनी पिग बनाने के लिए। तो आप अगर अपने कस्टमर को गिनी पिग बनाना चाहते हो उसके लिए भी सेबी का अप्रूवल चाहिए। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, रेगुलेटरी एग्जम्पशंस, किसको एग्जम्पशन मिलेगा, फिर आपको सबमिट भी करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि फिनटेक लगा करके आपको क्या रिजल्ट आए वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन ऑफ द एप्लीकेंट, एक्सटेंडिंग द सैंडबॉक्स या फिर एग्जिटिंग द सैंडबॉक्स, ये सब सेबी ने बताया था। सेबी कब आपका अप्रूवल रिवोक कर देगा, एंड एप्लीकेशन फॉर्म, बस इतना ही। फिर कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में आपको ब्रेक्सिट पता है ना? हाँ सर पता है ब्रेक्सिट। तो यूके तो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, तो यूके हमारा सेबी के साथ फिर अलग से एग्रीमेंट साइन किया, एमओयू साइन किया। ये देखो, जो यूनियन कैबिनेट था, जो नरेंद्र मोदी जी के चेयरमैनशिप में हुआ, हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ सेबी। तो मोदी जी ने सेबी को परमिशन दे दिया कि हाँ आप साइन कर सकते हैं अपडेटेड एआईएफ मैनेजर्स डायरेक्टिव, अपडेटेड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर डायरेक्टिव। किस किस के बीच में साइन होगा? इंडिया का सेबी और यूके का एफसीए, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी। जैसे यहां सेबी है वैसे वहां फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी। क्यों ये क्यों हुआ? क्योंकि यूके एग्जिट कर दिया था यूरोपियन यूनियन से, इसलिए हुआ। तो ये प्रपोजल पहले भी हम लोग का था यूरोपियन यूनियन से, अभी भी उन लोग से, यूके अलग हो गया, यूके से भी साइन कर लिया, तो कुछ इंपैक्ट हुआ? आंसर इज कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ। नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एनी इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये क्या है? ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर डायरेक्टिव, ये एक यूरोपियन यूनियन का रेगुलेशन है जो हमारे हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, रियल एस्टेट फंड, ये सब के ऊपर अप्लाई करता है। बस इतना ही। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ईओस्को के बारे में हम लोग क्लास में भर भर के पढ़ रखे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन के हम लोग भी मेंबर है, सेबी भी मेंबर है, ठीक है। तो ये ईओस्को के बारे में लिखा हुआ है ऑलरेडी, अपने जानते हैं। इसके अलावा आप ये एक बार खाली रीड कर लीजिएगा। सेबी म्यूचुअल फंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020 क्या बोलता है कि जो स्पॉन्सर एएमसी है कम से कम बेटा वो भी 1% लगाएगा न्यू फंड ऑफर में, या 50 लाख व्हिचएवर इज लेस, ताकि गबलाबाजी हो ना तो इन लोग भी फंसे। कम से कम 1% या फिर 50 लाख व्हिचएवर इज लेस। यहां कुछ खास नहीं बोल रहा है। रिड्यूस बर्डन ऑन रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये देखो क्या बोल रहा है। सेबी एक्सटेंडेड द टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन, कंप्लायंसेस करने का टाइम लिमिट थोड़ा सा बढ़ा दिया रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 वाला। सेबी रजिस्ट्रेशन इशू कंपनी विद इन 21 डेज इन एडिशन टू द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। 21 दिन जो है वो और बढ़ा दिया इन एडिशन टू द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। क्या क्या चीज में टाइम पीरियड बढ़ा दिया? वही रीमैट, रिमटेरियलाइजेशन, ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, हैंडलिंग इन्वेस्टर ग्रीवेंस, कोर्स कंप्लेन, जो टाइम लिमिट रहता था और 21 दिन ले लो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को क्या बोला गया? देखो कि जो कंपनीज आपके कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं उनको नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में डालो। इन्वेस्टमेंट ग्रेड से हटा दो उनका रेटिंग, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में डालो, लिख दो कि उन लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो भी रेटिंग दे दो। कंपनीज नॉट कोऑपरेटिंग का भी रेटिंग दे दो। नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, नॉट कोऑपरेटिंग। देखो, सेबी डायरेक्टेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू डाउनग्रेड इंस्ट्रूमेंट टू नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, इशूअर नॉट कोऑपरेटिंग।
issuer not cooperating status. If all outstanding rating of issuer remains non-cooperative for more than 6 months, तो अगर 6 महीने से ज्यादा कोऑपरेट नहीं करोगे तो ये वाला रेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में डाल देंगे, INC इशुअर नॉट कोऑपरेटिंग बोल करके। इसके बाद भी आप और 6 महीना कोऑपरेट नहीं करोगे तब कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपको नया रेटिंग नहीं देगा, मतलब बहिष्कार कर दिया जाएगा। ठीक है। सेबी ऑल्सो रिलैक्स द नॉर्म्स फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू विड्रॉ फ्रॉम एन इशू। यार तुम इशुअर 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवा रहे हो, आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो हम विड्रॉ कर सकते हैं, हम रेटिंग नहीं करेंगे, हम विड्रॉ कर लेंगे अपने आप को ऐसे इशू से विच हैज मल्टीपल रेटिंग्स। तो रेटिंग एजेंसी इज अलाउड टू विड्रॉ इफ इट हैज रेटेड इंस्ट्रूमेंट फॉर 3 इयर्स कंटिन्यूअसली या फिर 50% ऑफ द टेन्योर ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हिचएवर इज लॉन्गर। तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट का टेन्योर मान लो 10 साल है, 10 साल है तो 3 साल कम से कम, लेकिन 10 साल का 50% कितना होता है, 5 साल, व्हिचएवर इज लॉन्गर 5 साल, मैंने 5 साल रेटिंग कर दिया, छठवां साल मैं चाहूं तो विड्रॉ कर सकता हूं। तुम्हारा 5 साल है इंस्ट्रूमेंट का टेन्योर, एनसीडी का टेन्योर मान लो 5 साल है, 5 साल का 50% 2.5 साल, 3 साल मेरे को रेटिंग करना पड़ेगा अगर शुरू में मैंने किया तो, फिर मैं विड्रॉ कर सकता हूं बिकॉज इट इज 3 साल या फिर 50% ऑफ द टेन्योर व्हिचएवर इज मोर। एडिशनली जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मेरे को विड्रॉ करने के पहले एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम 75% ऑफ द बॉन्ड होल्डर्स टू विड्रॉ द रेटिंग। ठीक है। और इशुअर से भी लिखवा लेंगे हम कि भैया उसको दूसरा रेटिंग अवेलेबल है, पता चला सभी एक साथ विड्रॉ कर गए ये सोच करके कि 5 है और 5 विड्रॉ कर गए, तो इशुअर से लिखवा लेंगे कि आपके पास दूसरा रेटिंग अवेलेबल है। और विड्रॉ करते समय भी हमको आज के डेट पर एक रेटिंग इशू करके जाना पड़ेगा और प्रेस रिलीज करके हम बता देंगे हम विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही। अब यहां पर ये जो एलओडीआर है रेगुलेशन है, इसमें अमेंडमेंट नहीं, इंस्टीट्यूट के मैटर में ये सब था नहीं, लेकिन आपको याद होगा एलओडीआर रेगुलेशन हमने एक एक रेगुलेशन लाइन बाय लाइन जो है चार्टा है। तो रेगुलेशन 14 ऑलरेडी अपने पढ़ रखे हैं, 28, 30, 31 सब बेहतरीन तरीके से पढ़ रखे हैं, तो यहाँ इस चैप्टर में सब था नहीं, डाला गया, इसलिए मैं हमेशा बोलता था सारा रेगुलेशन पढ़ो, और हमने एक एक रेगुलेशन को अच्छे से चाटा था, तो ये सब ऑलरेडी हम लोग कर रखे हैं। These already we have completed, nothing new, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो that's it, that's all for the additions in the corporate funding and listing in stock exchange वाला पेपर। मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा अगर आपने मेरे से क्लासेस लिया और मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट रखेंगे तो पेपर अच्छा जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा, ऐसे ही दुनिया भर का ऑल इंडिया रैंक्स वगैरह नहीं आता है, समझ में आया? तो जितना पढ़ाए हैं वो मैक्सिमम है, उतना अच्छे से कर लो। ऑल दी वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।